Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of February 2023. 19 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। लाइक तो कर ही दीजिए, है ना, उसमें आप डिले मत किया करिए देखने से पहले भी, क्योंकि कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, नो डाउट इन दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। इनमें से कौन सी कमिटीज का चेयरमैन स्पीकर रहता है? फर्स्ट इज रूल्स कमेटी, सेकंड इज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, थर्ड इज कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस, फोर्थ इज कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। आपको बताना है कि इनमें से किस किस कमेटी का जो हेड है वो कौन रहता है, स्पीकर रहता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 एंड 2। रूल्स कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी दोनों का जो चेयरमैन है वो स्पीकर रहता है, बाकियों का स्पीकर नहीं रहता इन दोनों का। तो 1 एंड 2 विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकसभा। लोकसभा के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है लोकसभा है द नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स। सेकेंड कह रहा है वंस द लोकसभा इज डिजॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर द डिसोल्यूशन इज इरिवोकेबल। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है। सो आप लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अगेन 1 एंड 2, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का, जबकि ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट कैन एनी टाइम रिवोक द नेशनल इमरजेंसी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ट्रांसफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स टू कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? फर्स्ट इज वेट्स एंड मेजर्स, सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है ना। तो इनमें से किसको किया था कॉन्करेंट सब्जेक्ट लिस्ट से स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1, 2 एंड 4, है ना। थर्ड नहीं था। इसके अलावा फॉरेस्ट और एजुकेशन जरूर था। तो फॉरेस्ट, एजुकेशन, फिर वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो याद रखिएगा 1, 2, 4। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस। पहली न्यूज़ है लावनी के रिगार्डिंग। व्हाट इज़ लावनी? तो लावनी इज़ एक्चुअली पॉपुलर फोक सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड है। याद रखिएगा महाराष्ट्र बेस्ड है। लावनी जो आता है वो आता है फ्रॉम द वर्ड लावण्य। लावण्य या ब्यूटी उसको बोलते हैं, ठीक है ना। लावनी कम्स फ्रॉम दैट एंड इट्स अ फोक डांस एंड folk song and dance. And in this, women dancers wearing 9-yard long saris in bright colors, makeup and घुंघरूज performs on ढोलक beat on a stage before a live audience। ठीक है ना। तो लावनी इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लावनी का बहुत ज़्यादा है। इट गोज़ बैक टू सेवरल सेंचुरीज एंड पॉपुलैरिटी जो थी इनकी पेशवा एरा में काफ़ी ज़्यादा थी। ट्रेडिशनली द परफॉर्मेंस वर बीइंग हेल्ड इन फ्रंट ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड्स एंड फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ टायर्ड सोल्जर्स ड्यूरिंग द ब्रेक्स इन फाइटिंग। तो ये सब इसके रीजंस थे कि क्यों ये होता था। एंड बहुत सारे सब जनर्स भी हैं लावनी के। जैसे एक श्रृंगारिक लावनी होता है। श्रृंगारिक मतलब कि इरोटिक लावनी होता है। और यही है कि कई लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं फॉर बीइंग इरोटिक एंड ऑल, है ना। फॉर दीज परफॉर्मेंसेस 1948 के आसपास एक जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने उसको बैन भी किया था लावनी परफॉर्मेंसेस को। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी लावनी के साथ चलता रहता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की वह है नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है वो हरियाणा में आने वाला है, द टाउन ऑफ गोरखपुर। याद रखिए गोरखपुर ये हरियाणा वाला है, ठीक है ना। तो नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कमिंग अप इन हरियाणा इन द टाउन ऑफ गोरखपुर। याद रखिएगा विच इज़ अबाउट 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द नेशनल कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली। तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली से 150 किलोमीटर ऊपर आपके हरियाणा के पास। एंड दिस इज द टाउन ऑफ गोरखपुर जहाँ पे नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ है, तो कैगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटका में, ककरापारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में, कूडनकुलम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, और कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है,
ठीक है ना। तो दीज आर द अदर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि आप याद रख सकते हैं, है ना। एंड सबसे पहला आई थिंक तारापुर था, इनमें से भी तारापुर सबसे पहला था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है वो है अमित शाह जी ने अटेंड किया था सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड फाउंडर ऑफ लोकमत श्री जवाहरलाल जी दरदा। याद रखिएगा, श्री जवाहरलाल जी दरदा के सेंटिनरी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया अमित शाह जी ने। तो जवाहरलाल जी दरदा थे कौन? ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोकमत, एक न्यूज़पेपर था लोकमत, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, जेल भी गए थे। एंड महाराष्ट्र में आप सबको पता है वैसे भी ग्रेट, इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आपको याद होंगे, केसरी 1881 में उन्होंने स्टार्ट किया था। बाल शास्त्री जाम्भेकर, याद रखें, बहुत बड़ा नाम है बाल शास्त्री जाम्भेकर। ही स्टार्टेड पब्लिशिंग अ मैगजीन नेम्ड दर्पण, एक दर्पण उन्होंने स्टार्ट किया था 1832 में। बाल गंगाधर तिलक 1881 में केसरी स्टार्ट किया था। तो ये सब बहुत ज़्यादा थे फॉर अवेकनिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द फ्रीडम, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे ये थे फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर। आगे देखते हैं एआईज जंबो ऑर्डर बेयर्स पायलट पिंच। अब आप सबको पता है कि एयर इंडिया ने कहा है कि वो 470 एयरक्राफ्ट नए मंगा रहा है। एयर इंडिया 470 एयरक्राफ्ट नए मंगा रहा है, बट नाउ जो एयर इंडिया है उसको अगले जो कुछ महीने हैं उनमें जो क्रू शॉर्टेज है उसको भी दूर करना है। तो ना केवल एयर जो इसके मतलब ये तो खरीदना ही खरीदना है, इसको प्लेन तो खरीदने ही खरीदने हैं, है ना, एयरक्राफ्ट खरीदने ही खरीदने हैं, लेकिन उसको साथ में बाकी क्रू मेंबर्स और इन सब का भी हायरिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए उनको पायलट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी नीडेड। तो वही लिखा है कि एआई से जंबोज ऑर्डर बेयर पायलट पिंच। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। तो आप भी मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर अंडर वाटर नॉइस एमिशन पोज थ्रेट टू मैरीन लाइफ। अब एक बहुत बड़ा मैरीन लाइफ को थ्रेट मिल रहा है, दैट इज़ फ्रॉम द राइजिंग मैन मेड यानी कि एंथ्रोपोजेनिक अंडर वाटर नॉइस एमिशन, UNE। अब ये अंडर वाटर नॉइस एमिशन आ कहाँ से रहा है? जैसे शिप्स चलते हैं वहाँ से, शिप से ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये दे आर पोजिंग अ ग्रेट थ्रेट टू द मैरीन लाइफ जो कि नीचे है ना। एंड इसमें बहुत सारे मैरीन मैमल्स हैं, जैसे कि बॉटल नोज डॉल्फिन हो गया, मनाटीज़ हो गए, पायलट वेल हो गए, सील हो गए, स्पर्म वेल हो गए। दे आर ऑल फेसिंग इश्यूज बिकॉज ऑफ दीज नॉइस एमिशन। आप सबको पता है कि नॉइस जो है जो साउंड जो सॉरी सर नॉट नॉइस, साउंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब प्रॉपर्टी है इन एनिमल्स की। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स और इन सब के बेसिस पे ही अपने डेंजर को प्रिडिक्ट करते हैं या दूरी प्रिडिक्ट करते हैं या इनका जो रूट्स है वो तय करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट साउंड ओनली। अब अगर उसमें आपने नॉइस मिला दिया तो ऑब्वियस सी बात है देयर हियरिंग कैपेबिलिटीज़ विल बी मतलब हैम्पर्ड, है ना। कई बार ये मैमल्स जो हैं ये मेटिंग के लिए, कम्युनल इंटरेक्शंस के लिए, फीडिंग के लिए, इन सब के लिए साउंड का यूज़ करते हैं, फोराजिंग के लिए साउंड का यूज़ करते हैं। बट इफ़ दीज आर मिक्सड अप विद द नॉइसेस, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये इनको डिस्टर्ब करेगी और ये जो है सही सिग्नल नहीं दे पाएंगे या रेडिएट नहीं कर पाएंगे या उसको समझ नहीं पाएंगे एटलीस्ट। तो इस कारण से कई बार ये रास्ता भटक जाते हैं, कई ये अपने ग्रुप से छूट जाते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दैट, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। एंड समटाइम्स इट कॉजेज लॉस ऑफ हियरिंग टू देम, लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी इन देम, चेंज इन द बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, मास्किंग एंड स्ट्रेस। अब मास्किंग क्या होता है? मास्किंग आप लोग लिख लीजिए। व्हाट हैपन्स इज दैट, कई बार जो शिप्स होते हैं या अंडर वाटर सेल्फ जो नॉइसेज होते हैं, मशीनरी होती हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मैच करती है इनके कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। जो ये मैमल्स हैं इनके कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगती है, स्पेशली 500 हर्ट्ज़ की रेंज से जो कम की है। तो क्या होता है कई बार जब ये मैच करने लगते हैं तो ये जो फिनोमिना है कि जो नॉइस की फ्रीक्वेंसी है वो कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करे, तो ये मास्किंग कहलाती है। तो जब मास्किंग होता है तो जो ओरिजिनल इनके सिग्नल्स है वो ये समझ नहीं पाते एंड देयरफॉर इट लीड्स टू डाइवर्जन ऑफ रूट्स एंड दे मतलब सेपरेटेड फ्रॉम देयर ग्रुप, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो अब इसको कैसे सही किया जाए, व्हाट कैन बी डन? तो देयर इज़ अ नीड टू डेवलप ग्रीन पोर्ट्स डेवलप करने की ज़रूरत है। नॉइस लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है तो उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उसकी रिड्यूस करने की ज़रूरत है। स्पीड ऑफ शिप्स शुड बी लेस देन 5 नॉट्स अप टू द पोर्ट लिमिट्स तक तो शिप की स्पीड केवल 5 नॉट्स तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। री रूटिंग ऑफ शिप लेन्स अवे फ्रॉम द फोराजिंग रीजन्स ऑफ द मैरीन स्पीशीज, जहाँ पे भी खाने पीने का काम करते हैं मैरीन एनिमल्स, वहाँ से दूर कहीं से शिप ले जाना चाहिए। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ पे तो आपको ऐसा न्यूज़ नहीं दिखेगा। यू कैन मूव अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 चीता और आ गए हैं साउथ अफ्रीका से, एंड कूनो नेशनल पार्क में उनको क्वारंटीन में एंटर करा दिया गया है। 12 न्यू चीताज हैव केम, अफ्रीका से ही आ रही हैं, है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, देखते और क्या है इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग रोडेंडेरॉन कार्पेट्स, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। तो आप सबको पता है कि जो ये आपका हिमालयन रीजन है, इट इज़ वेरी फेमस फॉर द रोडेंडेरॉन्स, ठीक है ना। तो स्पेशली द दार्जिलिंग एंड जो सिक्किम हिमालयाज है, दे आर होम टू मोर देन 1/3 ऑफ द टाइप्स ऑफ रोडेंडेरॉन्स विच आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली जो पब्लिकेशन निकाला है जिसका नाम है रोडेंड्रॉन्स ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज एंड इलस्ट्रेटेड अकाउंट, तो उसमें अलग अलग टाइप के रोडेंड्रॉन्स का जो है जिक्र किया गया है। इसके अलावा इसमें जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये पब्लिकेशन है उसमें ये भी बताया गया कि क्या क्या थ्रेट्स हैं रोडेंड्रॉन को। तो सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज की बात करें तो दे कंप्राइज ओनली 0.3% ऑफ इंडियाज जोग्राफिकल एरिया, बट द रीजन इज होम टू 1/3 और 34% ऑफ द रोडेंड्रॉन टाइप्स। रोडेंड्रॉन टाइप्स के 34% जो है वो सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज में है, ठीक है ना। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ दीज, मतलब दिस रीजन, ये कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। एंड देर आर मेनी थ्रेट्स ऑल्सो टू द रोडेंड्रॉन्स। और थ्रेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्रेट है दैट इज़ द प्रेशर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रेशर ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो दोनों ही हाई थ्रेट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिकल प्रेशर्स एंड क्लाइमेट चेंज, दोनों ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ फाउंडर्स के भी नाम लिखे हैं, कौन कौन था। तो रोडेंड्रॉन्स जो है उनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था कैप्टन हार्डविक द्वारा। कैप्टन हार्डविक इन जम्मू एंड कश्मीर 1776 ही स्पॉटेड रोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ठीक है ना। 1776 में कैप्टन हार्डविक जिन्होंने जम्मू कश्मीर में रोडेंड्रॉन आर्बोरियम डिस्कवर किया था। इसके बाद आपके जो ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे जोसेफ डी हुकर, उन्होंने सिक्किम में 1848-1850 के बीच में रिवील किया रोडेंड्रॉन वेल्थ ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज। तो आप ये भी याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। Men pay rising dowries as bride prices surge in चाइना। तो अब यहाँ पे चाइना में ब्राइड्स की कमी हो गई, जिस कारण से मैन वहाँ पे डाउरी पे करते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाउरी पे कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट मैरिड। तो चाइना में ये सब भी चीज़ें चल रही हैं, याद रखेगा। अगली न्यूज़ है यहाँ पे सेसे फ्लाइज फेरोमोन्स दैट कैन कर्ब डिसीजेज दे स्प्रेड। तो यहाँ पे जो एक नई डिस्कवरी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सेसे फ्लाइज होते हैं वो उनके जो फेरोमोन्स होते हैं अगर उनको यूज़ किया जाए तो उनके मेटिंग बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है और इट कैन लीड टू कर्बिंग द डिसीजेज दे स्प्रेड। तो सेसे फ्लाइज कौन से डिसीज स्प्रेड करते हैं, क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। सेसे फ्लाई ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, स्प्रेड करता है डिसीजेज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स बोथ। सब सहारन अफ्रीका में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सेसे फ्लाइज इज आर नोन टू कैरी पैरासाइट्स कॉल्ड अफ्रीकन ट्रिपैनोसोम्स, याद रखिएगा, दे कैरी पैरासाइट्स कॉल्ड अफ्रीकन ट्रिपैनोसोम्स। When the insect bite humans or animals, they transmit these parasites, spreading the disease known as African sleeping sickness, ठीक है ना। अफ्रीकन ट्रिपैनोसोम्स बोलते हैं उसके पैरासाइट को कैरी करते हैं एंड ये स्प्रेड करते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को, विच कैन बी फेटल टू ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स एंड ऑल्स, है ना। तो ह्यूमन के लिए फैटल हो सकती है, एनिमल्स के लिए फैटल हो सकती है। एंड इसके अलावा एक और डिसीज़ है नगाना, NAGANA, ह्यूमन्स के लिए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो गई। और नगाना इट्स अ डिसीज़ दैट अफेक्ट्स लाइफ स्टॉक एंड अदर एनिमल्स। तो नगाना ये एनिमल्स में हो गया, तो याद रखिएगा दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आप इन सब चीज़ों को याद रखेगा, उनके फेरोमोन्स का यूज़ किया जाएगा इन ऑर्डर टू कर्व द डिसीजेज दे स्प्रेड। अगली न्यूज़ है वो है सेकंड ऑब्राइट मेटेरॉइड फाउंड इन इंडिया इन 170 ईयर्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हो वैसे, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ संडे में, चूँकि अब हिंदू में आया है, उस दिन हिंदू में नहीं आया था। तो 17 अगस्त 2022 को मेटेरॉइड था जो कि मिला था इन द बंसकट्ठा विलेज ऑफ गुजरात, बंसकट्ठा विलेज गुजरात में, है ना। और वहीं पे रंतीला विलेज है उससे 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे मिला था, ठीक है ना। तो अब ये एक ऑब्राइट मीटियोराइट है
ऑबराइट मीटरॉइड, ये सेकेंड टाइम है जब एक ऑबराइट मीटरॉइड आया है। इसके पहले 1852 में बस्ती उत्तर प्रदेश में आया था। 1852 में बस्ती उत्तर प्रदेश में ऑबराइट मीटरॉइड आया था। ऑबराइट क्या होता है? ऑबराइट्स बेसिकली इग्नियस रॉक्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन पुअर कंडीशन में बनते हैं। याद रखिएगा, इग्नियस रॉक्स जो कि ऑक्सीजन पुअर कंडीशन में बनते हैं और बहुत सारे एक्जॉटिक मिनरल्स अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। दे कंटेन अ लॉट ऑफ एक्जॉटिक मिनरल्स इनसाइड देम, ठीक है ना। जैसे कि हिडाइट है, हिडाइट एक मिनरल है। इट वाज देन द बस्ती मीटियोरॉइड, ठीक है ना। तो मीटियोर्स आप सबको पता है, जब तक बाहर रहते हैं तो मीटियोर्स कहलाते हैं, जब ये अंदर सरफेस पे आ जाते हैं तो उसको मीटियोरॉइड कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऑब्राइट्स उसी तरीके के मीटियोरॉइड्स हैं एंड दे आर नॉट, मतलब इनका एग्जैक्ट ओरिजिन तो नहीं पता, बट हाँ ये कह सकते हैं आप कि ये या तो 3103 ईगर एस्ट्रॉइड से आए हैं या फिर ये प्लैनेट मरकरी से आए हैं, ठीक है ना, ये एक बोल सकते हैं। एंड ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। अब अराउंड 90% ऑफ द मीटरॉइड जो हैं ये आपके ऑबराइट मीटरॉइड, इसमें ऑर्थो पायरोक्सिन पाए जाते हैं। पायरोक्सिन क्या होता है? पायरोक्सिन लिख लीजिएगा, पायरोक्सिन्स आर बेसिकली सिलिकेट्स होते हैं जिसमें सिंगल चेन ऑफ सिलिकेट टेट्राहेड्रा, याद है कि SiO4, सिलिका टेट्राहेड्रा बोलते हैं, SiO4 ये होते हैं, ठीक है ना। एंड पायरोक्सिन्स में कुछ एग्जांपल जैसे डाइऑक्साइड हो गया, जेडाइट हो गया, इनको जेम्स के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। एंड स्पॉड्यूमीन ये भी एक पायरोक्सिन है। इट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड एज लिथियम ओर, तो स्पॉड्यूमीन इज यूज्ड एज अ लिथियम ओर, ये भी आप याद रखिएगा। तो these are the things which are important. I hope you got clarity. हाउ इज़ द स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड इन इंडिया? तो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर इंडिया में सेबी जिसको हम बोलते हैं, है ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत सारी पावर्स हैं जो सेबी को दी गई हैं। तो कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्न करते हैं स्टॉक मार्केट को? तो सबसे लॉ था ने कहा कि देयर आर वेरियस लॉज दैट गवर्न। पहला तो कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, सेबी एक्ट 1992 हो गया, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA बोलते हैं 1956, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखिएगा। SCRA 1956 हो गया। एंड एक हो गया डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो ये 4 एक्ट्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट को गवर्न करने में काम करते हैं। सेबी एक्ट आप सबको पता है, सेबी एक्ट 1992 का एम्पावर करता है सेबी को टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल सिक्योरिटीज मार्केट बिसाइड्स रेगुलेटिंग इट. SEBI was given the power to register intermediaries like stock brokers, merchant bankers, portfolio managers, and regulate their functioning by prescribing eligibility criteria, conditions to carry on activities, and periodic inspections. इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू इम्पोज पेनल्टीज़, मतलब इसके बाद सारी पावर्स हैं ये। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब कर सकता है, स्टॉक ब्रोकर्स को रजिस्टर करने का काम, ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, पीरियोडिक इंस्पेक्शंस कर सकता है, पावर है कि इम्पोज कर सकता है पेनल्टीज़, जैसे कि मॉनेटरी पेनल्टीज़ भी लगा सकता है। इसके अलावा SCRA एक्ट जो है वो एम्पावर करता है सेबी को टू रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज द स्टॉक एक्सचेंजेस, प्रिस्क्राइब रूल्स एंड बायलॉज फॉर देयर फंक्शनिंग, रेगुलेट ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सारी चीज़ें SCRA एक्ट के अंतर्गत उसको मिलती है। डिपॉजिटरीज़ एक्ट जो है उसमें जो है वो बेसिकली पावर दिया गया रेगुलेट करने का, है ना, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट को डेवलप करने का पावर दिया गया डिपॉजिटरीज एक्ट के थ्रू, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। मार्केट की वोलेटिलिटी को कर्व करने के लिए भी सेबी के पास पावर है। सेबी एक सिविल कोर्ट की तरह काम भी करता है। एंड कई बार सेबी ने ही जो सर्किट फिल्टर्स है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये भी लगा रखा है ताकि मार्केट में एक्सेसिव वोलेटिलिटी यानी कि शेयर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े भी ना। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अचानक से तो उसको अपर सर्किट लग जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा घट जाए तो लोअर सर्किट लग जाता है ताकि ट्रेडिंग उस समय के लिए बंद हो जाए। सेबी अगर चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता है स्टॉक मार्केट को कि अभी ट्रेडिंग बंद करो, टोटली करो, सेलेक्टिवली बंद करो, ये सारी पावर सेबी के पास दी गई हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, इसको याद रखिएगा। एंड इसके अलावा सेबी ने नोटिफाई किया था प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस 1995 में, ठीक है ना। सेबी ने क्या नोटिफाई किया था? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 1995। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992। एंड ये जो है ये 2 चीज़ों को रोकने के लिए आए हैं। पहला तो है फ्रॉड, मार्केट मैनिपुलेशन, एंड सेकंड है इनसाइडर ट्रेडिंग। इन दोनों फ्रॉड्स को रोकने के लिए आए हैं, मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग के फ्रॉड्स को।
इसके अलावा सेबी के पास सिविल कोर्ट का पावर भी है टू समन पर्सन्स, सीज डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, अटैच बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सत्यम हो गया, सहारा हो गया, केतन पारिक हो गया, विजय माल्या हो गया। सेबी ने इसी पावर को यूज़ करते हुए उन लोगों के अगेंस्ट काम किया है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जो कि है सेबी में इंपॉर्टेंट है। सेबी बेसिकली प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बाय रेगुलेटिंग द लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑब्वियस सी बात, इनको मॉनिटर किया जाता है ताकि ये इन्वेस्टर्स के उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।